अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट ताहिर अमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा जैसे कि आप जानते हैं यूट्यूब चैनल है द लॉ लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान। लॉ के हवाले से अवेयरनेस देना, स्टूडेंट्स ऑफ लॉ की मदद करना और पाकिस्तान के आम शहरियों के लिए कानून को आसान और सादा अल्फाज में बयान करना ही हमारा मकसद और एम है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पहले हम काफ़ी सारे प्रोग्राम कर चुके हैं और स्पेशली एक वीडियो हमने खुला से मुतल्लिक, फैमिली लॉ से मुतल्लिक बनाई थी, जिसके बाद बहुत सारी क्यूरीज इकट्ठी हो गई थी। फिर हमने उनमें से कुछ अहम सवाल जो लोगों की तरफ से आए उन्हें हमने इकट्ठा किया है और कोशिश कर रहे हैं कि आज की इस प्रोग्राम में उन अहम सवाल को एड्रेस किया जाए। बहुत सारी क्यूरीज थी, लेकिन जो स्पेशली कुछ ऐसे मामला हुए हैं जैसे आजकल के वाक़यात में आम तौर पर हमने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिसिंग हो जाते हैं, यानी उनको कोई अता पता नहीं चलता। तो हमारी एक बहन की तरफ से KPK से एक क्वेश्चन आया था कि उनके शोहर जो है वो मिसिंग हो चुके हैं एंड कोई उनके बारे में अता पता नहीं है। हर मुमकिन तरीके से कोशिश की है कि वो किसी तरह से उनकी जो है वो प्रेजेंस का, उनके ज़िंदा होने का कोई इल्म हो जाए, कोई मालूमात हो जाए, लेकिन कोई इल्म नहीं हुआ। तकरीबन उन्होंने अरसा बताया है, वो 7 to 8 ईयर्स बताया है कि 7 to 8 ईयर्स से उनके हस्बैंड मिसिंग है। सो अब वो क्या करें, क्या वो खुला लें या क्या मामला है उससे मुताबिक। तो जी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि खुला, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि राइट ऑफ अ वुमेन है और मैन डोमिनेटेड इस सोसाइटी में पाकिस्तानी लॉज जो फैमिली लॉ है 1964 फैमिली एक्ट है, उसमें हमें ये बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि अगर किसी खातून ने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज करनी है तो उसके पास एक ही हक है, एक ही तरीक़ाकार है और वो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय द वे ऑफ खुला। क्योंकि जब मर्द तलाक नहीं दे रहा होता या म्यूचुअल कंसेंट नहीं हो पाती, या जैसा कि अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमारे सामने रेज हुआ, एक शख्स मिसिंग है, तो अब इस सूरत में क्या किया जाए। तो इस सूरत में क्योंकि आप हर मुमकिन कोशिश कर चुके होते हैं, आज की जदीद दौर में ज़राए इब्लाग भी बहुत वसी हो चुका है, सोशल मीडिया का दौर है। कोई भी शख्स जब मिसिंग होता है तो ऑफकोर्स उसकी सबसे पहले जो रिपोर्ट है, जो उसकी बारे में मालूमात दी जाती हैं या रिपोर्ट की जाती है, वो है पुलिस स्टेशन। कंसर्न पुलिस स्टेशन में आप रिपोर्ट करते हैं कि हमारा ये शख्स मिसिंग हो चुका है, लापता हो चुका है, जिसका कोई इल्म नहीं होना। उसके बाद ज़राए इब्लाग के ज़राए हैं, जैसे अखबारात हैं, कोई सोशल मीडिया पे आप मिसिंग पर्सन की जो तस्वीरें लगाते हैं ताकि कोई अगर उस शख्स को कहीं देखे, जानता हो, पहचानता हो या कोई भी इल्म रखता हो तो वो इससे मुताल्लिक आपको इत्तला कर दे। ये तमाम ज़रूरी चीज़ें पूरी करने के बाद अगर एक लंबा अरसा गुजर जाए और एक पटिशन जैसे कि हाई कोर्ट में आपने सुना होगा मिसिंग पर्सन से मुताल्लिक लगती है, उस पटिशन तक में अगर एक शख्स चला गया है और उसके बारे में कोई मालूमात नहीं मिल रही कि मिसिंग पर्सन कहाँ है या किस साल में, तो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, मिनिमम 3 ईयर्स है, मैक्सिमम 7 ईयर्स है, उसके बाद उस शख्स को यकीनी तौर पर जिंदा तस्वुर नहीं किया जाता, उसे मुर्दा अपने एक कंसेप्ट है हमारा, उसमें उसे मुर्दा तस्वुर किया जाता है, क्योंकि उस शख्स से मुतल्लिक कोई इल्म नहीं हो रहा था, कोई मालूमात नहीं हो रही होती। तो एक मुर्दा शख्स तस्वुर करके जो खातून है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ खुला कोर्ट में अप्लाई कर देगी और कोर्ट यकीनी तौर पे उसकी, क्योंकि सारे एविडेंस मौजूद होते हैं मिसिंग के, तो कोर्ट उसे खुला ग्रांट कर देती है। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जब एक शख्स मुर्दा हो गया तो उसका निकाह तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने उसे मुर्दा एक तस्वुर कर लिया, तो एक मुर्दा शख्स का निकाह बाकी नहीं है, तो फिर हम खुला क्यों लें। दिस इज़ वन अनदर क्वेश्चन रेज्ड बाय सम अदर पर्सन्स। तो उनके लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये इस पर मैं एड्रेस करना चाहूँगा ताकि आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि ये शख्स मिसिंग है और ये हम सबको मालूम होता है कि एक उम्मीद होती है ऐसी कि खुदा न खास्ता कोई शख्स अगर वापस आ जाए मिसिंग होने के बाद एंड औरत अगर एक और निकाह कर लेती है तो उस सूरत में फिर क्या होगा। सो पाकिस्तानी लॉज खातून को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि निकाह पर निकाह का जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 496 में 496A 496A में निकाह पर निकाह का जो एक मसला है उसमें जुर्म है, तो इसलिए एक हीनियस क्राइम भी है, ये जुर्म भी है और माशरती तौर पर भी इसको अच्छा नहीं समझा जाता। अगर एक खातून बगैर खुला के
किसी को मिसिंग पर्सन को मुर्दा तस्वुर करते हुए अपने शौहर को वो कोई और निकाह करती है तो उसे सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। सोसाइटी भी उसे इसी तरह से लेती है जैसा कि निकाह पर निकाह का एक कॉन्सेप्ट होता है। इस सूरत में पाकिस्तानी फैमिली लॉ जो है 1964 फैमिली एक्ट उसे प्रोटेक्शन देता है, और जब आप कोर्ट से रुजू करते हैं एक मिसिंग पर्सन की वाइफ होने की हैसियत से, तो आप सारे एविडेंस देते हैं, टोटल आप जितनी भी उसकी मालूमात होती है जो आपने कोशिश की होती है उसे ढूंढने के लिए या उससे मिसिंग होने के बाद जो जितनी भी कोशिशें होती हैं वो आप कोर्ट के सामने रखते हैं। जब कोर्ट आपको खुला ग्रांट कर देती है तो दिस इज आल्सो ए सर्टिफिकेट टू प्रोटेक्ट यू। एक खातून को प्रोटेक्शन हासिल हो जाती है, फिर वो अपनी इद्दत पीरियड का जो भी एक कंसेप्ट है वो पूरा करके फर्दर एक और निकाह कर सकती है। इन केस अगर उसका शौहर वापस आ जाता है और वो मिसिंग नहीं रहता तो उस सूरत में भी उसे प्रोटेक्शन हासिल होती है, खुला हासिल की हुई होती है, इसलिए जो उसका दूसरा निकाह होता है वो जायज़ तस्वुर होता है। सो नाज़रीन, ये उम्मीद है कि काफ़ी हद तक ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन था कि अगर किसी शख्स को सज़ा हो जाती है, व्हाट विल हर वाइफ डू? सज़ा होने के बाद अगर कोई लंबे अरसे के लिए जेल चला जाता है, जैसे कि 10 साल या सज़ाए मौत हो जाती है या उम्र कैद हो जाती है, इस सूरत में खातून क्या करे? और खातून अगर चाहती है कि एक क्रिमिनल शख्स होने की वजह से भी उसको छोड़ना चाहे तो ये भी एक इनफ रीज़न है कि क्योंकि उसका शौहर क्रिमिनल है तो वो नहीं चाहती कि क्रिमिनल शख्स के साथ उसका नाम जुड़ा रहे, सो कोर्ट में रुजू कर सकती है। ये एक रीज़न भी है खुला का। जबकि अगर किसी शख्स को 7 साल की सज़ा हो जाए, कम अज़ कम अगर 7 साल की सज़ा हो जाए, तो उसकी जो वाइफ है ये भी एक ग्राउंड होता है खुला का, वो खुला लेके फर्दर वो निकाह कर सकती है। और ये मिसिंग पर्सन से तकरीबन मिलता जुलता ही मामला होता है, क्योंकि शख्स जिंदा तो होता है लेकिन वो जेल में होता है, वो पाबंद सलासल होता है, वो खातून का हक अदा नहीं कर सकता। सो इस सूरत में खातून जो है वो खुला के लिए अप्लाई कर सकती है। फिर एक बड़ा अहम क्वेश्चन मेरी वीडियोस के नीचे भी है, आपने देखा होगा कि लोग कमेंट करते हैं, जब तो वीडियो के नीचे एक कमेंट आया हुआ था जिसे मैं रीड कर रहा था कि अगर कोई बीवी इस तरह से खुला लेती है कि नोटिस की तामील नहीं की गई हो, यानी शौहर की इल्म ही ना हो, और खुला कोर्ट कैसे दे देती है या कोर्ट ने क्यों खुला दे दी। सो इसको हम ब्रीफली डिफाइन करेंगे कि जब कोई खातून कोर्ट पहुंच जाती है खुला लेने के लिए और वो अप्लाई कर देती है एक फैमिली सूट खुला, रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय द वे ऑफ खुला, वो जब अप्लाई कर देती है तो ये उसका यही मतलब लिया जाता है कि अब ये खातून अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती किसी सूरत भी। एंड स्पेशली जब नोटिस की तामील वो शायद जानबूझ के नहीं करवा रही या किसी भी तरह से वो नोटिस तामील नहीं होने दे रही, तो इसका तो ये वाज़ेह मतलब हो गया कि अब वो किसी सूरत अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती। दिस इज़ वेरी क्लियर। सो इसके बाद इस तरह से होता है कि कोर्ट जो है वो अपना प्रोसीजर जो उसे कानून के मुताबिक मिला हुआ है उसे फॉलो करता है। तमाम नोटिस की तामील करवाई जाती है। मिसाल के तौर पे जो शोहर का एड्रेस आईडी कार्ड के ऊपर होता है या निकाहनामे के ऊपर होता है उसके ऊपर नोटिस की तामील की जाती है। अगर शोहर वहाँ नहीं रह रहा होता तो उसे ढूंढने के लिए उसका मोबाइल फ़ोन नंबर, जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो भी नहीं मिलता तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट अपने तौर पर ज़राए इब्लाग का इस्तेमाल करती है, यानी पब्लिकेशंस कहते हैं उसको। ये एक आखिरी सूरत होती है कि किसी भी शख्स के उसे मुतल्लिक जो केस हुआ हुआ है उसकी पब्लिकेशन कर दी जाए, उसको उस वक्त के जो भी फेमस या एक अच्छा न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर इश्तिहार में ऐड दे दिया जाता है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ के खिलाफ फ़लाँ मुसलमान फ़लाँ ने एक फैमिली सूट फाइल किया खुला का, लिहाजा आपको मुतल्ला किया जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ तारीख पे आप कोर्ट में हाजिर होकर इस अपने दावे में आप हाजिर हो जाएं। सो ये एक आखिरी सूरत होती है कोर्ट की। तो कोर्ट अपने तौर पर ये कंसिडर कर लेता है कि नोटिस की तामील हो गई, ऐलान हो गया, अब भी अगर कोई शख्स नहीं आ रहा तो ये नोटिस की तामील ही समझी जाती है। बहरहाल ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्योंकि बार बार ये सवाल आ रहे थे, इनबॉक्स में भी हमें काफ़ी सारे सवाल आते थे इस किस्म के, तो मैंने कंक्लूड करके टोटल लोग इकट्ठा करके ये सवाल इसे कोशिश की कि डिफाइन करूँ कि कोर्ट जब अपने प्रोसीजर को फॉलो कर चुकी होती है और सारे प्रोसीजर्स नोटिस के अडॉप्ट हो चुके हैं तो उसके बाद ये कंसेप्ट ले लिया जाता है कि नोटिस की तामील हो गई। क्योंकि अगर किसी ने जानबूझकर, किसी खातून ने किसी भी तरह से नोटिस की तामील नहीं करवाई है तो अखबार में इश्तिहार देने का वाज़ेह मतलब है अब उसे अब तो बहुत एक लाउडली ऐलान हो चुका है,
यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं से उस शोहर को इल्म हो जाता है या हो जाना चाहिए। बहरहाल ये प्रोसीजर है कोर्ट का, इसी को हम फॉलो करते हैं। जो कानून मौजूद होता है, अदालतें उस कानून की पाबंद होती हैं, कानून से आगे नहीं बढ़ सकती या कानून से पीछे नहीं हट सकती। इसलिए जो ऑनरेबल जजेस होते हैं, फैमिली जजेस होते हैं, वो भी कानून को फॉलो करते हैं और जो प्रोसीजर उन्हें मिला हुआ है उसे वो अडॉप्ट कर देते हैं। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा सवाल था कि खुला जब अप्लाई हो जाती है, फैमिली केस जब कोर्ट में अप्लाई हो जाता है, तो टाइम पीरियड क्या होता है? व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर द केस ऑफ फैमिली केस ऑफ खुला कि रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज कितने टाइम में हो जाती है? ज़रा सादा सा सवाल इस तरह से मैं बता देता हूँ। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि विद इन 90 डेज तकरीबन खुला के केसेस जो हैं वो चाहे उसमें शौहर हाजिर हो या चाहे ना हो, इस मैक्सिमम पीरियड ये होता है। अगर पहले ही नोटिस के बाद शौहर हाजिर हो जाए और वो अपना जवाब दाखिल कर दे तो वेरी नेक्स्ट डेट पे प्री ट्रायल हो जाता है। प्री ट्रायल मीन जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि शौहर और बीवी को जो मुअज़्ज़िज़ जज होते हैं वो चैम्बर में विदाउट लॉयर्स उन्हें कोशिश करते हैं कि उनके दरमियान मसालत हो जाए, उनके दरमियान सुलह हो जाए। उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि छोटे मोटे मसाइल ज़िंदगी में आते रहते हैं, आप अपनी अलहदगी ना करें और किसी भी तरह से ये मामला खुला पे ना जाए। अगर वो प्री ट्रायल नाकाम हो जाता है, जैसे कि एक औरत नहीं चाहती रहना, तो फिर वो यकीनी तौर पर खुला की डिग्री उसको मिल जाती है। लेकिन ये टाइम पीरियड जो मैक्सिमम होता है वो 90 डेज तकरीबन इसमें लग जाते हैं। अगर कोई वीकेंड ना हो, कोई गैर मामूली हालात ना हो और नॉर्मल हालात में तकरीबन 90 डेज का टाइम इनफ हो जाता है। रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय द वे ऑफ खुला के लिए, सिर्फ खुला की फैमिली केस की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो है फर्दर प्रोसीजर से मुतालिक लोगों ने पूछा है कि क्या खुला की डिग्री मियाँ बीवी में सेपरेशन के लिए इनफ है या इसके बाद भी कोई प्रोसीजर है? तो जी बिल्कुल, लोग ये समझते हैं कि शायद खुला का जो एक डिग्री मिल गई है उसके बाद बस वो औरत जो है आज़ाद हो गई है। लेकिन जब ख़वातीन नादरा में जाती हैं अपना आईडी कार्ड चेंज करवाने के लिए, तो उस वक्त उन्हें पता चलता है कि जी ऐसा नहीं था, बल्कि मुतल्लिका यूनियन काउंसिल से भी उनको सर्टिफिकेट लेना था रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज का। डिग्री कोर्ट की तरफ से होती है, सर्टिफिकेट ऑफ रिजोल्यूशन के जो मैरिज रिजोल्यूशन सर्टिफिकेट होता है वो मुतल्लिका यूनियन काउंसिल देती है, जिसे हम शॉर्ट वर्ड्स में यूसी भी कहते हैं। इलाकाई तौर पर ये हर इलाके में यूनियन काउंसिल्स मौजूद होती हैं, उनके दफातर होते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि जो सर्टिफिकेट आपको, जो डिग्री और जजमेंट आपको कोर्ट से मिलती है, जो कोर्ट फाइनल ऑर्डर करता है कि खुला ग्रांट कर दी गई है और डिग्री जारी कर देती है, वो लेकर खातून जो है वो पहुंचेगी अपने इलाके की यूनियन काउंसिल में। अपने इलाके की यूनियन काउंसिल में पहुंचने के बाद वहाँ से उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। दिस इज़ वन अनदर थिंग कि वहाँ एक प्रोसीजर है मसाइलाती काउंसिल का जो कि आमतौर पर नहीं अडॉप्ट किया जाता, और वहाँ के जो मुतल्लिका चेयरमैन होते हैं बेसिकली उनका काम ये होता है कि वो डिग्री लेने के बाद भी दोनों खातून और मर्द दोनों को बुलाएं, क्योंकि वो इलाकाई तौर पर वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं और ये उनकी एक जिम्मेदारी भी है, ड्यूटी बाउंड है वो, कि वो दोनों को बुलाएं, बुलाकर दोनों तरफ से मसालत कराने की कोशिश करें। अगर मसालतकारी जो है नाकाम हो जाती है तो वो आफ्टर 90 डेज भी सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, आफ्टर 1 मंथ भी कर सकते हैं और आफ्टर 1 वीक भी कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेट जो है जारी होने के बाद रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो यानी कि मौसर हो जाती है, वो मुकम्मल हो जाती है। फिर आप नादरा में जाके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, आईडी कार्ड चेंज करवाना है या कुछ भी, तो वो मुमकिन होता है। अदरवाइज अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ यूनियन काउंसिल नहीं है रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज का, तो नादरा के जो लोग हैं वो आपको इनकार कर देते हैं, आपका आईडी कार्ड में किसी किस्म की तब्दीली, खासकर शौहर का नाम वगैरह वो नहीं हटाते हैं। इसलिए जब भी कोर्ट से डिग्री हासिल हो जाए फैमिली केसेस में रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज में, तो उसे यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड करवाना लाजमी होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आया था कि अगर जो खातून है वो किसी और शहर में है और उसका शौहर किसी और शहर में है, तो फिर जो है वो खुला का केस कहाँ होगा और नोटिस की तामील कैसे होगी या क्या मामला है? तो ये बड़े ज़बरदस्त सवालात हैं जो ये अवामी शऊर की अक्कासी करते हैं कि लोगों को इन चीज़ों की जो है वो काफ़ी फिक्र है और सोच है, इसलिए वो सवाल भी बहुत अच्छे करते हैं। तो जी इसका बिल्कुल जवाब यही है कि अगर एक शख्स शौहर जो है वो मियाँ बीवी कराची में रहते थे, लेकिन एट द टाइम ऑफ खुला खातून चूँकि नाराज़ होती है, यकीनी तौर पर वो अपने माँ बाप के घर होती है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो उसके माँ बाप जो है वो किसी और प्रोविंस में, किसी और शहर में रहते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में रहते हैं,
تو وہ خلا کا جو کیس ہے، جو فیملی جو کیس وہ فائل کرے گی ریزولوشن آف میرج کا، وہ لاہور کی ہی کورٹ میں کرے گی جہاں اس کی جورسڈکشن ہوگی، جہاں وہ رہ رہی ہوگی۔ اچھا وہاں سے وہ کیا کرے گی، جب وہ کیس فائل کر دے گی تو جو متعلقہ کورٹ ہے اس کی وہ نوٹسز ایشو کرے گی۔ ایک تو نوٹسز پراپر جو پروسیجر ہے ہمارا کہ ٹی سی ایس یا پرائیویٹ سروس کوریئر سروس جو بھی ہے اس کے لیے وہ کرے گی۔ اچھا اس کے علاوہ پوسٹ آفس سے پوسٹ کرنے کے لیے بھی نوٹس کی ایک کاپی اس کو دے گی، جبکہ شوہر کا ایڈریس جس ڈسٹرکٹ میں ہوگا وہاں جو فیملی کورٹ ہے، خاتون جہاں کیس فائل کر رہی ہے وہاں کی ڈسٹرکٹ کورٹس جو ہے وہ نوٹس کی تعمیل کروائیں گی یہاں کے، یعنی شوہر کے ایڈریس پر جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہوگی وہاں نوٹس بھیجیں گے۔ تو جب وہ نوٹس یہاں آ جائے گا شوہر کے ضلع میں، شوہر کے ڈسٹرکٹ پر ڈسٹرکٹ کورٹ میں، تو شوہر کے ڈسٹرکٹ کورٹ سے پھر ایک بیلٹ اپوائنٹ کرے گی یہاں والی کورٹ، اور شوہر کے گھر نوٹس کی تعمیل کروائے گی۔ یعنی وہ نوٹس کی تعمیل کورٹ ٹو کورٹ ہوگی، ڈسٹرکٹ کورٹ ٹو ڈسٹرکٹ کورٹ وہ نوٹس کی تعمیل کروائے گی تاکہ نوٹس کی تعمیل ہو جائے۔ اچھا عام طور پر ان کیسز میں میرا ذاتی ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ جب شہر تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی دوسرے شہروں میں خاتون ہوتی ہے اور شوہر کا شہر کہیں اور ہوتا ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ کیس کو فالو کرتے ہیں۔ اکثر کیسز جو ہے وہ ایکس پارٹی ایویڈنس ہو جاتے ہیں، یعنی وداؤٹ پریزنس آف ہسبینڈ جو ہے وہ ڈگری ہو جاتے ہیں۔ سو نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ٹائم کافی ہو جاتا ہے، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مختصر ٹائم میں اویئرنیس دے دیں۔ اچھا جی، آفٹر خلا ری جوائننگ سے متعلق تو اس پہ بڑا سمپل ہے کہ ود ان 90 days اگر ری جوائننگ ہو جاتی ہے آفٹر خلا گرانٹڈ، جب کورٹ نے خلا گرانٹ کر دی اس کے بعد اگر 90 days کے اندر ری جوائننگ ہو جاتی ہے تو وہی آپ جو ہے وہ صلح نامہ بنا کر اپنے وکیل کے ذریعے کو اسی کورٹ میں آپ اپلیکیشن دیں گے، تو وہ جو ڈگری جاری ہوئی ہے، جو کورٹ نے آپ کو خلا گرانٹ کی ہے، وہ منسوخ کر دی جاتی ہے، تنسیخ کر دی جاتی ہے اس کی، اور کمپرومائز دونوں پارٹیز کا کورٹ جو ہے ایڈمٹ کر لیتی ہے اور باقاعدہ طور پر ان ڈگری کو کینسل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا سوال اس سے متعلق ہے کہ یہ کب تک خلا میں صلح ہو جاتی ہے، تو جب تک خاتون کوئی اور نکاح نہیں کرتی تب تک یہ خلا میں صلح ممکن ہوتی ہے، کیونکہ اعلیٰ عدالتوں کی بھی یہی فیصلہ ہے، علماء کرام سے بھی رائے لی جاتی ہے تو ان کی بھی یہی رائے ہوتی ہے، مختلف فقہوں سے مختلف رائے آتی ہے، لیکن جو ہم کورٹ کی بات کریں گے، قانون کی بات کریں گے، پاکستان میں رائج قانون میں جو اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ خلا از اکول ٹو 1 طلاق، تو ایک طلاق جو ہے وہ ہوتی ہے اور کبھی بھی صلح ممکن ہوتی ہے اگر مرد نے طلاق نہیں دی تو۔ سو نیکسٹ ہم چلتے ہیں، اس میں یہ سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ پیریڈ جو ہے وہ عدت پیریڈ کب سے سٹارٹ ہوگا، کیونکہ کافی سارے لوگوں کو یہ معلومات نہیں ہوتی ہے، وہ یہ کنسیپٹ کرتے ہیں کہ جس دن سے انہوں نے خلا فائل کی ہے شاید اس دن سے عدت پیریڈ شروع ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ جس دن خلا گرانٹ ہوتی ہے کورٹ سے، جس دن کورٹ خلا گرانٹ کر دیتی ہے، باقاعدہ طور پر پری ٹرائل فیل ہو جاتا ہے یا ایکس پارٹی ایویڈنس ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن اگر خلا کورٹ نے گرانٹ کی ہے، فرض کر لیں آج گرانٹ کی ہے، تو آج کے بعد اسلامی شرع کے مطابق 3 مہینے اور 10 دن تک خاتون اپنا عدت پیریڈ گزارے گی۔ اس عدت پیریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاتون اس شوہر کے حق میں جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، خدا نخواستہ اگر شوہر کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ خاتون جو ہے وہ رسا میں شامل ہوتی ہے، کیونکہ وہ عدت پیریڈ تک وہ اس کی بیوی ہی تصور ہوتی ہے، اور عدت پیریڈ تک کسی بھی وقت ریکنسیلیشن متوقع ہوتی ہے تو یقینی طور پر وہ اس کی بیوی ہی کہلائے گی۔ یعنی عدت پیریڈ اس دن سے شروع ہوگی جس دن کورٹ نے خلا گرانٹ کر دی ہے۔ سپریم کورٹ اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ 39 days انف فار عدت، لیکن جو اسلامک قوانین ہیں باقاعدہ قرآن مجید کی اگر آپ ریسرچ کریں، قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی ٹائم پیریڈ مینشن ہے، فقہوں سے بھی متعلق رائے لی جاتی ہے، 3 مہینے 10 دن تک تقریباً اس پہ تقریباً اجماع موجود ہے۔ امید ہے آج کے ان سارے سوالات سے متعلق جتنی بھی میں نے یہ معلومات دینی تھی، کوشش میں نے کی ہے کہ بہت سارے سوالوں کو کنکلوڈ کر کے جواب دیا جائے تاکہ کافی سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جائے۔ بہرحال جو سوالات رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں دینے کی کوشش کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ قانون سے اویئرنیس جو ہے وہ آپ ضرور رکھیں تاکہ معاشرے کو سیولائز کیا جا سکے۔ آج کے اس مشکل ترین دور میں اگر ہم اپنے قوانین پر عمل درآمد کریں گے تو یقینی طور پر ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جب آئے گی
تو آپ اس ویڈیو کو بھی ایسے ہی لائک کریں گے، سبسکرائب کروائیں گے ہمارے چینل کو خود بھی اور دوستوں سے بھی کروائیں گے۔ معلوماتی چینل ہے، ایجوکیشنل چینل ہے، اسٹوڈنٹس جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت فائدہ ہو جاتا ہے، اینڈ آرڈنری پیپل آف دا پاکستان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ انہی کے سوالات کے لیے آج کے پروگرام میں جواب تھے۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔